नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत युवाओं का देश है। यही वो युवा हैं जिन पर इंडियन इकोनॉमी का जिम्मा है, उसे आगे बढ़ाने का जिम्मा है। ये हमारे लिए नेशनल एसेट है। लेकिन इन युवाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं और वह चुनौती है रोजगार को लेकर के। इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट अभी प्रकाशित किया गया है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, और इस रिपोर्ट में भारत में युवाओं के रोजगार की स्थिति को जो बताया गया है वह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। इस पूरे विश्लेषण में हम यह समझेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और किस तरह से इस चुनौती का सामना भारत कर रहा है और कैसे इस चुनौती से बाहर निकल सकता है। देखिए क्या कहा गया है, बेरोजगार भारतीयों में से 83% युवा बेरोजगार। ये रिपोर्ट 2024 का कहा गया है, आईएलओ का ये रिपोर्ट आया है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, यह कहा गया है कि जितने भी भारतीय बेरोजगार हैं उसमें से अगर देखें तो 83% जो संख्या है वह केवल युवा बेरोजगारों की है। यानी कि भारत में बेरोजगारों की संख्या में युवा बेरोजगारों की तादाद काफी बताई जा रही है और यही यहां पर चिंता का सबब बना हुआ है। हाल ही में इस रिपोर्ट को पेश किया गया था वी अनंता नागेश्वरन, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनके द्वारा। हालांकि इनका यह भी कहना था कि देखिए, यदि इस स्थिति से निपटना है तो सरकारी नौकरी जो है या सरकार के द्वारा की जाने वाली जो भर्ती है वह इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यानी कि रोजगार देने की बात की गई और रोजगार देने की बात की गई तब ये जो है यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्टार्टअप कीजिए, आप जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी देखिए। अब इस पर विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, 83% ऑफ जॉबलेस इंडियंस आर यूथ, सेज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। दो संस्था है जिसने संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को दिया है, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट IHD और दूसरा है आईएलओ। इसके द्वारा संयुक्त रूप से यह प्रकाशित किया गया है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 करके दिया गया है। यहां पर यूथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल की बात की गई है। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु पर चर्चा किया गया है, जैसे कि पहली चीज एक जो है स्किल को लेकर के बात किया गया है। स्किल के अलावा जो इस पर बात किया गया है वह जेंडर को लेकर के बात किया गया है कि जेंडर के आधार पर किस तरह से भेदभाव यहां पर देखा जा रहा है। इसके अलावा कास्ट को लेकर के भी बात किया गया है कि कास्ट क्या वाकई एक भूमिका निभाता है बेरोजगारी दर को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा जो है रीजन पर बात किया गया है, यानी कि क्षेत्र पर, यह भी हम देख लेंगे और भारत के मैप पर इसे हम समझ पाएंगे विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रमुख बिंदु को और देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। देखिए, भारत में उभरते आर्थिक, शैक्षिक, कौशल व श्रम बाजार के परिदृश्यों को इसमें शामिल किया गया है। पिछले 2 दशकों में देखे गए परिवर्तन को देखा गया है। पिछले 2 दशकों का कहने का तात्पर्य है कि 2000 ईस्वी से लेकर के 2022 या आप कह सकते हैं कुछ आंकड़े 2024 तक के भी लिए गए हैं, तो तकरीबन 2 दशक को शामिल किया गया है। इसमें यह देखा गया है कि युवा रोजगार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, अभी उस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर यह कहा गया है कि भारत की कुल बेरोजगार जनसंख्या जो है उसमें 83% जो है वह युवा बेरोजगार इसमें शामिल हैं। देखिए, यह अपने आप में निश्चित तौर पर भारतीय युवा के लिए एक सबसे बड़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब यहां पर अगर वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो यह जो है पूरा सिनेरियो ये सिर्फ भारत के लेवल पर नहीं है, यह पूरे वर्ल्ड लेवल पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी एक वजह क्या हो सकती है? अगर देखिए यहां पर हम बात करें, जनसंख्या तो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन जॉब क्रिएशन जो होना चाहिए था, जॉब क्रिएशन जितना होना चाहिए था वह नहीं हो पाया बढ़ती जनसंख्या के साथ। ठीक है, यानी कि रोजगार मांगने वाले लोग की तादाद बढ़ती चली गई। ठीक है, डिमांड यहां पर बढ़ता चला गया लेकिन सप्लाई जो है वह कम होता चला गया, यानी कि जॉब क्रिएशन नहीं हुआ। यदि वैश्विक लेवल पर देखें जॉब क्रिएशन की स्थिति को, तो यहां पर आप इसे समझिए, जॉब क्रिएशन को अगर वैश्विक लेवल पर देखते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि बहुत मामूली बढ़ोतरी देखा जा रहा है। यदि 2023 का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो इसमें देखा गया है कि केवल 1% की ही बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं यदि 2024 का देखें, 2024 में एक अनुमान बताया गया है कि इसमें जो बढ़ोतरी देखा जाएगा जॉब क्रिएशन की स्थिति में वह 1.1%, यानी कि 1% जो था उसमें केवल 0.1% की वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ता हुआ यहां नजर आएगा, तो जाहिर सी बात है डिमांड यहां ज्यादा हो रहा है लेकिन सप्लाई जो है वह कम होता जा रहा है।
दूसरी बात एक और समझिए कि आप टेक्नोलॉजी के जमाना में है, ठीक है। एआई आजकल काफी चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आप रोबोटिक्स की बात करते हैं, है ना। अब इन सब वजहों से मशीन लर्निंग की बात करते हैं। अब इन सब वजहों से क्या होता है कि व्यक्ति की जो जरूरत है वह लगातार कम होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अब स्किल्डफुल जॉब चाहिए लोगों को। लेकिन यहां पर यदि अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने यहां कहा, स्किल के लेकर के बात किया गया है इसमें, लेकिन यदि स्किल बेहतर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बात इस रिपोर्ट में भी यहां पर कहा गया है। उसके अलावा एक और पॉइंट पर जो गौर किया गया है वह है कोविड-19 के सिचुएशन को देखा गया है। बताया गया है कि कोविड-19 के बाद जो है शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा देखने को मिला है। देखिए यहां पर इकोनॉमी के आप सेक्टर को समझने की जरूरत है। देखिए अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एक समय था कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ रहे थे, ठीक है, पलायन करके अच्छे जीवन यापन के लिए शहर में आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है खेती करने वाले लोगों की संख्या कम थी और जो लोग शहर आ रहे थे वे कहां जा रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे थे या फिर सर्विस सेक्टर में जा रहे थे। यहां इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। लेकिन अचानक से कोविड-19 आया, कोरोना वायरस महामारी, और उसके बाद क्या होता है, लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद जो है यह पलायन जो गांव में से होकर के शहर की तरफ चला था यह उल्टा होता है। शहर से लोग गांव की तरफ जाते हैं और फिर से क्या होता है, अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है एग्रीकल्चर और उससे संबंधित कारोबार, यहां पर तादाद बढ़ने लग जाता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरने लग जाता है, सर्विस सेक्टर में गिरने लग जाता है। यहां पर जो है जॉब कम होने लग जाता है, जॉब क्रिएशन कम होता है और इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिल जाता है, ठीक है। यानी कि जितने लोगों की आवश्यकता एग्रीकल्चर में था, ठीक है, जहां पर 3 लोग ही काम कर सकते थे, इस जगह पर देखा जा रहा है 6 से 8 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। यानी कि जो है लोग काम में तो लगे हुए हैं लेकिन उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, प्रचंड बेरोजगारी का कारण यह बनता जा रहा है। तो ये सब बातें यहां पर कही गई है। कोविड-19 भी एक बड़ी वजह बताया गया। हालांकि यह भी रिपोर्ट कह रहा है कि 2019 के बाद इसमें कुछ हद तक सुधार भी देखने को मिला है। यदि यहां पर हम राज्यवार स्थिति को देख लें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है, वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर रोजगार की स्थिति जो है और बुरी हालात में चला गया है। यदि अगर आप देखेंगे भारत के मैप पर तो दक्षिणी राज्य को देखें, अगर आप दक्षिण राज्य में जैसे कि अगर आप कर्नाटक की स्थिति देखेंगे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल देखेंगे, या फिर आप वेस्ट में आ जाइए, महाराष्ट्र में आ जाइए, गुजरात में आ जाइए, यहां हालात जो हैं अच्छे हैं, यहां पर रोजगार की स्थिति बेहतर होती जा रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप पूरब में और उत्तर भारत में देखेंगे तो स्थिति जो है वह खराब होती जा रही है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, झारखंड में देखेंगे, पश्चिम बंगाल को भी इसमें शामिल कर लीजिए, आप उड़ीसा को शामिल कीजिए, आप छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, ये जो एरिया पूरा पड़ जाता है, और साथ ही आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया को ले सकते हैं, उत्तर पूर्व के जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, इस जगह पर जो है यहां पर बेरोजगारी दर तेजी से देखने को मिल रहा है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, युवा अधिक बेरोजगार इन्हीं क्षेत्रों में है और यही वजह है कि यहां से लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर भी हैं। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। यदि यहां पर देखिए शिक्षित बेरोजगारों की संख्या की बात करेंगे तो मैंने कहा था कि पिछले 2 दशक के आंकड़ा को शामिल किया गया है और फिर तुलना किया गया है। तो देखिए 2000 के आंकड़े को देखा गया है, शिक्षित बेरोजगार की जो स्थिति है वह वर्ष 2000 में कैसा था, तो 35.2% था उस वक्त की जनसंख्या के आधार पे। अगर यहां पर अब देखें 2022 के आधार को देखें, 2022 की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो यह 65.7% हो गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पिछले 2 दशक में जो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या है वह दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है, 35% और तकरीबन यहां पर 65% तक ये मामला पहुंच गया है। यानी कि वे लोग अधिकांशतः बेरोजगार हैं जो कि शिक्षित हो रहे हैं, ठीक है। यानी अब शिक्षित हो रहे हैं तो उनकी एक वजह यह है कि उन्हें मनपसंद रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जो उनका स्किल्ड हो सकता है, जो उनकी क्वालिटी है, जितनी सैलरी उनको चाहिए उस हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी वजह यह है कि वह स्किल्डफुल है ही नहीं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। यानी कि मार्केट में
जो डिमांड है, जिस तरह की जॉब की डिमांड है, वैसा सप्लाई नहीं हो पा रहा है यूनिवर्सिटी के तरफ से, कॉलेज के तरफ से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से, और यह एक समस्या हो सकता है। यहां पर देखिए स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ्स, इसकी स्थिति अगर देखते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर और कैजुअल, ये 3 भाग में इसे बांट दिया गया है वर्ष के आधार पर। यदि वर्ष 2000 की स्थिति देखें तो 50% जो है वह स्वरोजगार दे रहे हैं। यहां पर रेगुलर यानी कि आप कह सकते हैं कि अस्थाई नौकरी की बात की जाएगी तो 13% लोग हैं, और कैजुअल में अगर आप देखेंगे तो 37% लोग हैं। ये युवा की बात की गई है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये यूथ को लेकर के बात किया गया है। वहीं 2 दशक बाद स्थिति देखेंगे 2022 तक तो 47% लोग जो है वह स्वरोजगार के क्षेत्र में है। रेगुलर में भी वृद्धि हुआ है, यहां पर 28% तक देखा गया। अगर 13 के हिसाब से देखें, यहां पर 2019 के हिसाब से देखेंगे तो कमी है, लेकिन यहां पर 2000 के हिसाब से देखेंगे तो बढ़ोतरी देखा गया है। और कैजुअल में देखेंगे तो 25% है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। वर्ष 2000 से वर्ष 2018 के बीच 2-3 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात क्या है? श्रम बल भागीदारी दर, दूसरी बात है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, और तीसरी बात है बेरोजगारी दर। इन 3 चीजों को लेकर के चलते हैं। इसमें दीर्घकालिक गिरावट देखी गई है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें यहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2019 के बाद इसमें सुधार देखा गया है इन तीनों ही स्थिति में। ठीक है, अब 2019 के बाद क्यों? क्योंकि ये पोस्ट कोविड का दौर है। ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज को लेकर के। इस ग्राफ पर मैं आता हूं लौट करके, अभी बताऊंगा। देखिए, वर्ष 2000 से 2019 के बीच यदि हम महिला श्रम बाजार भागीदारी दर को देखते हैं तो इसमें गिरावट देखने को मिला है। अभी मैं ग्राफ से आपको बता दूंगा। वर्ष 2019 के बाद से स्थिति में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, और यह सुधार जो है ग्रामीण सेक्टर में अधिक देखने को मिला है। चलिए अब इस ग्राफ को देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ये परसेंटेज इधर बताया गया है, और यहां पर आपको ये जो कलर दिख रहा है ये बताया गया है ईयर को लेकर के, है ना, और यहां पर बताया गया है मेन, वुमेन, रूरल और अर्बन। चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आपको परसेंटेज दिख रहा है 2000 की बात की गई है। मैंने कहा 2 दशक को लेकर के तुलना किया गया है, तो ये कलर जो है 2000 ईस्वी को, और ये रेड वाला जो है 2022 ईस्वी को दिखाएगा। ठीक है, और यहां पर एक ईयर और हम ले लेते हैं, ये 2019 भी शामिल कर लेते हैं। ये ब्लू वाला जो है 2019 की तुलना करते हैं। यहां पर देखिए, यदि मैन की बात करें, और ये बताया गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, परसेंटेज के आधार पर बता दिया गया है। यहां पर 2000 ईस्वी में देखेंगे तो आपको 83.6% दिखेगा। 2019 में 75.5 देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर आप देखेंगे 2000 ईस्वी, 2012 और उसके बाद लगातार इसमें गिरावट नजर आ रहा था। लेकिन यहां पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो 2019, ये जो है 2019 वाला है। ठीक है, अब 19 के बाद ये स्थिति अगर आप देखेंगे 2022 वाला, तो यहां पर फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिला है, तकरीबन 2% का। तो इसमें यहां पर बढ़ोतरी हुई है। अगर महिलाओं की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 2019 है और ये 2022 का है, तो देखेंगे आप यहां पर 24.5% है, वहीं ये 32.8% तक गया है। तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने कहा कि कोविड-19 के बाद सुधार देखने को मिला है। अगर यहां पर देखेंगे तो 51.5% है। 2019 की बात की जा रही है कोविड-19 के दौर में, और 2022 की स्थिति देखेंगे पोस्ट कोविड एरा की बात करते हैं तो ये 57.4% पर पहुंच गया है। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात मैंने कहा। अगर शहरी क्षेत्र को देखते हैं तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो 2022 में 2019 की तुलना में बढ़ोतरी देखा गया है और तकरीबन 50% तक पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति 2019 के बाद थोड़ी सी बदलनी शुरू हो गई है। यह अपने आप में एक जो है शुभ संकेत कह सकते हैं। भारत में अगर रोजगार की स्थिति देखेंगे तो किस तरह के रोजगार भारतीय बाजार में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, या तो स्वरोजगार है या फिर आकस्मिक रोजगार है। यहां पर 2 बातें यहां पर कही गई, यानी कि ऐसे रोजगार जो हैं जो कि व्यक्ति खुद को दे रहा है या फिर आकस्मिक तौर पर उसे मिल रहा है। निश्चित तौर पर यह जो सेक्टर है यह बहुत सिक्योर सेक्टर इसे आप नहीं कह सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा की यहां पर कमी देखने को मिलेगा। लगभग 82% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न है। अब ये अनौपचारिक क्षेत्र के साथ वही बातें जो सामाजिक सुरक्षा इन्हें नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप जोमेटो वगैरह से खाना ऑर्डर करते होंगे
या अमेजन से सामान वगैरह मंगाते होंगे, तो ये लोग जो हैं गिग वर्कर हैं, गिग इकोनॉमी के हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ये जो है इनका जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये जो लोग जो हैं इनकी तादाद अगर इकोनॉमी में और ज्यादा बढ़ता है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? निश्चित तौर पर ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस वर्ग को ये अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। तो ये बात भी इस रिपोर्ट में प्रमुखता से दिखाया गया है। भारत में बेरोजगारी की स्थिति व्यापक क्यों है, अब इसमें देखते हैं। विरोधाभासी सुधार देखने को मिला है। विरोधाभासी सुधार कहने का मतलब है जिस सेक्टर में सुधार होना चाहिए था उस सेक्टर में सुधार नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य फिर यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए पॉलिसी मेकिंग का जो काम है ना, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो यहां पर नीति निर्माण को दुरुस्त करना होगा। ऐसे सेक्टर के लिए नए रूल रेगुलेशन लाने पड़ेंगे जहां पर रोजगार की संख्या बढ़ सके। ये बातें ये रिपोर्ट भी कहता है। गैर कृषि क्षेत्रों में अल्प रोजगार की समस्या बनी हुई है। गैर कृषि क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्र जो कृषि से संबंधित नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। तो ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग का होगा और यहां पर सर्विस सेक्टर होगा। यही दो चीज हो गया ना। यानी कि अर्थव्यवस्था के अगर 3 क्षेत्र की बात करें तो कृषि तो आ गया प्राइमरी में, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी आ गया सर्विस सेक्टर। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें अल्प रोजगार की समस्या है। और इस तरह से देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो जॉब मिलने लगा है उसकी तादाद आजकल बढ़ने लग गया है। जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक लोगों के पास रोजगार है, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो गया वो सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो यही बात यहां पर कहा जा रहा है। और अनौपचारिक क्षेत्र का इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इसीलिए लोग जो है वो सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं। और अगर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कार्यबल के हिसाब से तो 90% तक ये मामला पहुंच गया है, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभाव बढ़ गया है। इस हिसाब से देखेंगे तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहद चिंता का विषय है, बेहद गंभीर विषय माना जाता है। अब यहां पर मैंने कहा था कौशल की बात हम करेंगे, स्किल की बात करेंगे। वजह क्या है, क्या चुनौती आ रही, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी बात कहेगी स्किल की प्रॉब्लम है। यानी कि जिस तरह के जॉब की डिमांड है मार्केट में, लोगों के पास उस तरह का स्किल नहीं है। इसमें कुछ बातें कहा गया, अगर स्किल की बात करेंगे तो इस पर टेक्नोलॉजी को लेकर के बातें किया गया है। कहा गया कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ईमेल सेंड करना तक नहीं जानते। देखिए यहां पर आंकड़ा भी दिया गया है कि 75% युवा ऐसे हैं जो ईमेल भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि 60% ऐसे युवा हैं जो किसी फाइल को कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वह भी उन्हें प्राप्त नहीं है। 90% युवा ऐसे बताए गए हैं जो मैथमेटिक्स को लेकर के बहुत सहज नहीं हो पाते हैं। जाहिर सी बात है ये बेसिक चीजें हैं आज के समय में, और यदि आज के युवाओं को ये स्किल नहीं है तो जाहिर सी बात है मार्केट में उनके लिए जॉब अवेलेबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने कहा था हम जेंडर को लेकर के बात करेंगे। जेंडर को लेकर के बात करेंगे तो 2-3 बातें हमें देखने को मिलेगा। लैंगिक अनुपात देखने को मिलेगा अगर पुरुष और महिलाओं की बात करें। हाँ ये बात है पिछले 2 दशक में महिलाओं के तादाद जो है कार्यबल में बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहां पर एक समस्या है वेतन समानता को लेकर के। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वेतन बहुत कम दिया जाता है, यह भी बात एक कही जा रही है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे लैंगिक असमानता के अंतर्गत यह बताया गया है कि वे महिलाएं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, काफी पढ़ी लिखी हैं, अच्छे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली है, ऐसे महिलाओं को अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और इन्हें जो है असमानता का यानी कि भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद हमने आपको कास्ट को लेकर के भी बात कहा था कि ये रिपोर्ट जो है जेंडर, स्किल, कास्ट, रीजन को लेकर के कहता है। तो कास्ट को लेकर के इसमें कहा गया है कि वे समुदाय जो कि एससी वर्ग से आते हैं, एसटी वर्ग से आते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है, जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय की बात की गई है। अब यहां पर कहा गया है कि सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं इस समुदाय के बेहतरी के लिए, कई सारे स्कीम चलाए हैं, लक्षित स्कीम चलाए गए हैं ताकि इनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। बावजूद देखा गया है कि इन्हें बेहतर नौकरी नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार जो है इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। ठीक है, आरक्षण होने के बाद आरक्षण नौकरी में भी है, प्रमोशन में भी है और एडमिशन में, स्कूल कॉलेज के नामांकन के लिए भी दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जितना सुधार होना चाहिए था वह सुधार नहीं हो पाया है और अच्छी नौकरियों में अभी तक इस वर्ग के लोगों की तादाद जो है वह काफी कम है। ऐसे लोगों को कहा गया है कि ये जो एससी और एसटी लोग हैं, ये अधिक लोग जो है अनौपचारिक क्षेत्र में हैं।
जैसा मैंने कहा था ना, गिग इकोनॉमी के हिस्सा, गिग वर्कर ज्यादातर इसी सेक्टर से आ रहे हैं, यानी कि सामाजिक सुरक्षा इन्हें उपलब्ध नहीं है। और सामाजिक सुरक्षा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सभी तमाम योजनाओं को चलाने के बावजूद भी सरकार जो लक्ष्य लेकर के चल रही है कि समाज के निचले तबके के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना है, निश्चित तौर पर वह पूरा नहीं हो पाएगा। यही बात यहां पर कही गई है। बेरोजगारी स्थिति सुधार करने के लिए कुछ सुझाव भी दिया गया है। सुझाव को लेकर के चर्चा करेंगे, उससे पहले जैसा मैंने कहा था कि वी अनंता नागेश्वरन जो कि CEA है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने जब इस रिपोर्ट को पेश किया था, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को, तो उन्होंने अपने स्पीच में कुछ अहम बातें कही थी। उन्होंने सभी बातें कही कि क्या क्या इस रिपोर्ट में मुख्य बिंदु शामिल किया गया है, फिर चुनौती समस्या भी बताया। वे सॉल्यूशन पर जब गए तो उन्होंने बेहद एक रोचक बात कहा सॉल्यूशन को लेकर के। उन्होंने कहा कि देखिए, हम सभी ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, यानी कि पब्लिक सेक्टर, वे ज्यादा से ज्यादा यहां पर जॉब क्रिएशन करे, वे भर्ती ले, लोगों की बहाली करे, तो जाकर के यहां पर बेरोजगारी की समस्या दूर हो पाएगी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। वे देश, अगर आप देखेंगे बहुत सारे यूरोपीय देश, तो वहां पर जितने भर्तियां हैं, यानी कि जितना मार्केट में जॉब है, उसका 8 से 9% और कई देशों में 10% तक जॉब जो है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भारत में ये स्थिति आपको लगभग जो है 3-4% तक ही देखा जा रहा है। तो अगर इसको और भी बढ़ाने की बात की जा रही है कि 8-9% जो है वह गवर्नमेंट सेक्टर ले लिए, जॉब दे, इसके बावजूद भी ये समस्या जो है वो बनी रह जाएगी। लेकिन दूसरी बात आप देख रहे हैं कि समय के साथ संविदा पर जॉब बढ़ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आ रहा है, अधिकांशतः जॉब ऐसा मिल रहा है, गवर्नमेंट भी अपने सेक्टर में दे रही है, PSUs वगैरह में। उस स्थिति में देखेंगे यह संकट जो है और भी गहराता जाएगा। तो यहीं पर यह कहना था नागेश्वरन साहब का, CEA का, कि देखिए ये जो आप मान के सॉल्यूशन चल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब देगी तब जाकर के ये प्रॉब्लम दूर होगा, तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन है ही नहीं। फिर इसके लिए इन्होंने कहा कि आपको स्वरोजगार अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा? स्वरोजगार। और एक बात स्टार्टअप की बात की गई। दूसरा जो अहम है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वह है MSME सेक्टर। तो इनका कहना है कि आपको MSME सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। जब इस तरह से आप काम करेंगे तब जाकर के स्थिति सुधार में आ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के इन्होंने ये मामला जो है गवर्नमेंट के तरफ से शिफ्ट कर दिया, और गवर्नमेंट के तरफ से शिफ्ट करके, यानी कि पब्लिक सेक्टर के तरफ से शिफ्ट करके ये प्राइवेट सेक्टर पे मामला डाल दिया है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर यदि यहां पर डिमांड क्रिएट करता है जॉब के लिए, तभी जाकर के यह सॉल्यूशन मिलेगा। अब प्राइवेट सेक्टर में कैसे बहाली हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में कैसे जॉब क्रिएशन होगा? तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट को यहां पर पॉलिसी मेकिंग बेहतर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ऐसे रूल रेगुलेशन लाने पड़ेंगे कि इस सेक्टर में अधिक से अधिक जॉब क्रिएट हो सके, और ना केवल जॉब क्रिएट हो सके बल्कि यहां पर सामाजिक सुरक्षा भी मिल सके, अच्छी सैलरी मिल सके, और उसके साथ अन्य प्रावधान जो है वह भी लागू हो सके। तो ये सॉल्यूशन को लेकर के बातें कहा गया था। ठीक है, रोजगार की गुणवत्ता में सुधार को लेकर के बातें कहा गया, श्रम बाजार की असमानताओं को दूर करने की बात की गई। अब जब यहां पर श्रम बाजार की असमानता की आप चर्चा करें तो 2-3 बात वुमेन को लेकर चर्चा आप जरूर करें, और SC ST को लेकर के चर्चा करें, हमने डिबेट कर लिया है। कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करना, यहां पर पॉलिसी से संबंधित बातें आएगी गवर्नमेंट को लेकर के, जो मैंने पहले ही बताया है। और स्किल को लेकर के बातें किया जाएगा। जब स्किल को लेकर के बात किया जाएगा तो आप इसमें टेक्निकल पॉइंट जरूर शामिल करेंगे, ये टेक्नोलॉजी से संबंधित बातें हो जाएगी। श्रम बाजार पैटर्न और युवा रोजगार पर ज्ञान की कमी को पूरा करना, इसमें आप वही स्किल वाला पोर्शन जाकर के यहां पर भी जुड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशन कुछ बताए गए हैं। अब इसके लेकर के सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, सरकार विभिन्न तरह के प्रोग्राम चला रही है, विभिन्न तरह के स्कीम लेकर के आई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपको ये सभी स्कीम याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको नाम ही पता हो जाए तब समझ जाएंगे। कौशल विकास योजना, मैंने पूरे डिबेट में कहा स्किल को लेकर के बात किया गया है कि लोगों के पास सही स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। तो ये जो योजना है, यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवाओं का कौशल बेहतर हो सके उसके लिए चलाया जाता है। युवा स्वयं सहायता समूह की बात की गई है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय
योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब यहां पर जैसे नाम में ही छुपा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय स्तर पर चलता है। ग्रामीण यानी कि ग्रामीण स्थिति में ही इसे अप्लाई किया जा सकता है, शहरी क्षेत्र में ये योजना नहीं होता है। और ये रोजगार की गारंटी देता है, गारंटी की बात हो गया यानी कि कानूनी अमली जामा इसे पहना दिया गया है। अगर यहां पर जो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हैं उन्हें रोजगार नहीं दिया जाएगा तो जो भी संस्था इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें पेनल्टी भरना पड़ेगा। इसलिए गारंटी शब्द यहां पर जोड़ दिया गया। इसलिए जब भी किसी योजना को पढ़े तो आप उसको सही से, नाम को ही सही से देख लेंगे तो फिर आपको वो मुद्दा याद करने की जरूरत नहीं रहेगा। आप इसको पॉपुलर वे में मनरेगा के नाम से जानते होंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कुछ चीजें इसके हिसाब से। अब यहां पर देखते हैं यूरोप की स्थिति। हमने भारत की स्थिति तो देख लिया, लेकिन यदि हम यूरोपियन कंट्री की स्थिति को देख के चलते हैं तो देखिए, आप यूरोपियन कंट्री में अगर आप देखेंगे ईयू में 27 कंट्री की स्थिति देखते हैं। और इसके अलावा अगर आप यूके की भी स्थिति देख लेते हैं और 2022 का यह रिपोर्ट है, आप ये आंकड़ा पूरा बताया गया है परसेंटेज के लिहाज से, तो आप देखेंगे कि यहां पर भी आपको ठीक ठाक बेरोजगारी दर देखने को मिल जाएगा। ये 10% से अधिक है, 8 से 10% वाले कंट्री आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें रेड में ये सब कंट्री जो हैं, उसके अलावा 10% से अधिक बेरोजगारी यहां पर देखने को मिल जाएगी। कुछ कंट्री जैसे यूके वाली स्थिति जो है वहां पर 4 से 6% तक बेरोजगारी देखने को मिल जाएगा। यानी कि यूरोप भी इससे अछूता नहीं है। वहीं जब मैंने जॉब क्रिएशन को लेकर के बात किया था कि जॉब क्रिएशन पर ईयर कितना हो रहा है, तो मैंने 2023 को लेकर के बात किया था, वह केवल 1% है, तो वह यूरोप पर भी लागू है। वहीं 2024 की स्थिति जब मैंने बात किया और कहा कि 1.1% ही जॉब है, तो 0.1% यह अनुमान है कि 2024 में बढ़ेगा, तो ये यूरोप पर भी लागू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यूरोप की स्थिति भी बेहद खराब है। अब जरा चीन को देख लेते हैं। चीन को लेकर के इसीलिए बात करते हैं कि चीन जो है हमारा पड़ोसी देश भी है, एशिया का सबसे उभरता हुआ कंट्री है, और यदि अगर आप देखेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूएसए के बाद, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ जो आपको दिखा रहा है, आप इसके माध्यम से समझ पाएंगे कि किस तरह से चीन में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2017 में जहां ये 9% के आसपास था, लगातार ये बढ़ते हुए और फिर 2019 यानी कि कोविड-19 के बाद यहां पर स्थिति जो है बहुत सुधार नहीं देखने को मिला, बल्कि यहां पर 2022 के बाद ये तेजी से बढ़ा है ग्राफ, और ये 21% के आसपास पहुंच गया है 2023 आते आते। तो चीन में बेरोजगारी दर जो है काफी बढ़ता जा रहा है, युवाओं को वहां नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और स्थिति ये है अब वहां पर कि चीन के सरकार ने ये आंकड़ा ही अब बताना बंद कर दिया है, ये आंकड़ा ही प्रकाशित करना बंद कर दिया है कि वहां पर युवाओं के बीच रोजगार की क्या स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह से आप पूरे डिबेट को इस तरह से आपको समझना है ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आ सके तो आप इसका जवाब दे पाएं। अब आखिरी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ जो इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था और वर्ष 1946 में ये आईएलओ जो है नवगठित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी से यह बन गया। सदस्य कितने हैं इसमें, तो 187 सदस्य देश हैं। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उन देशों में है जो कि संस्थापक देश आईएलओ के थे। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में जेनेवा शहर में पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक था जिसको आपको ध्यान में रखना है और प्रीलिम्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो मेंस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा और इंटरव्यू वगैरह में भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। चलिए, इस पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है। हाल ही में जारी भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य है पूछा गया है यानी कि गलत है। दो स्टेटमेंट है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। हमने चर्चा की है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारत संस्थापक सदस्य है। दो स्टेटमेंट में से कौन सा सही है उसमें से आपको चयन करना है और कौन सा गलत है। तो यहां पर असत्य है पूछा गया है यानी कि गलत है। अब देखना है कि कोई गलत है भी कि नहीं, उसके आधार पर यहां पर 4 विकल्प दिया गया है। 4 में से कोई एक विकल्प ही सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए। आप भारत में युवाओं को के संदर्भ में जो कहा गया है इस रिपोर्ट में, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में, कि भारत में युवा जो हैं वे 83% युवा वे बेरोजगार हैं। तो इस लिहाज से आप क्या समझते हैं, क्या आप भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, आप भी उन लोगों में शामिल हैं या आपके आस पड़ोस के लोग हैं जिन्हें जितनी गुणवत्ता उनमें है उनके लिहाज से उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।